दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में। ये इंजीनियरिंग कोर्सेज सीरीज का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में बात करेंगे कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स क्या होता है, इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, इस कोर्स की फ़ीस कितनी होती है, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपकी जॉब एंड सैलरी क्या हो सकती है, मैकेनिकल इंजीनियर का कार्य क्या होता है। अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक पॉपुलर इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स है जो कि 3 साल यानी कि 3 इयर्स में कंप्लीट होता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियर का कार्य होता है मशीनों, इंजनों, वाहनों का निर्माण, डिज़ाइन या फिर मरम्मत यानी कि रिपेयर करना। ठीक है, तो ये होता है मैकेनिकल इंजीनियर का कार्य। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांचेस की, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। नंबर 1 मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ब्रांचेज। इनमें से किसी भी एक ब्रांच में आप डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम 10th पास होना ज़रूरी है। 10th में आपके पास साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। मिनिमम 35% मार्क्स होने चाहिए 10th में। अगर आप इस कोर्स को 12th के बाद करते हैं तो 12th में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि कम से कम 50% अंक होने चाहिए। 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि PCM सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, 12th के बाद आप इस कोर्स में लेटरल एंट्री भी ले सकते हैं, यानी कि पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं 12th के बाद। ठीक है, अगर आप लेटरल एंट्री लेते हैं तो ये कोर्स 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। अगर आप रेगुलर एंट्री लेते हैं तो ये कोर्स 12th के बाद भी 3 साल में कंप्लीट होता है, बट लेटरल एंट्री के बाद 2 साल में कंप्लीट होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। देखिए, इस कोर्स में एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, उसके बाद ही एडमिशन मिलेगा। इस कोर्स में एडमिशन के लिए अलग अलग स्टेट्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। यूपी में कंडक्ट कराया जाने वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम है GCUP, यानी कि JEEC UP। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा आप यूपी के किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि इस कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। देखिए, जो फीस है वो अलग अलग कॉलेजेज में अलग अलग होती है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेज में अलग होती है, प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेज में फ़ीस अलग होती है और एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेजेज में फ़ीस अलग होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेज में फ़ीस के बारे में। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेज में जो फीस है वो है 12,670 रुपये प्रति वर्ष, यानी 12,670 रुपीज़ पर ईयर। ठीक है, तो ये है फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट कॉलेजेज में। अब हम बात करते हैं एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेजेज में फ़ीस के बारे में। एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेजेज में जो फीस है वो है 19,000 रुपीज़ पर ईयर, यानी कि 19,000 रुपये प्रति वर्ष की एडेड कॉलेजेज में। ठीक है, बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेज में फ़ीस के बारे में। प्राइवेट कॉलेज में जो फीस है वो है 30,150 रुपये प्रति वर्ष, यानी 30,150 रुपीज़ पर ईयर। ठीक है, तो ये है फीस स्ट्रक्चर अलग अलग कॉलेजेस में। ये जो फीस स्ट्रक्चर है यूपी के लिए है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप अपने स्टेट की फ़ीस चेक कर लीजिए। ठीक है, बात करते हैं जॉब एंड सैलरी की। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर की, यानी कि अगर आपको एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिलता है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या हो सकती है, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 10 से 15,000 रुपये प्रति माह की हो सकती है, यानी 10 to 15,000 रुपीज़ पर मंथ की हो सकती है किसी प्राइवेट कंपनी में। अगर आपको एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाता है तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 20,000 रुपये प्रति माह की हो सकती है, यानी कि 20,000 रुपीज़ पर मंथ भी हो सकती है। डिपेंड करता है कंपनी पर, बिकॉज सैलरी कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ आपकी जो सैलरी है वो बढ़ सकती है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या हो सकती है। देखिए, जो सैलरी है वो अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स के लिए अलग अलग होती है, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए सैलरी अलग अलग होती है। इस वीडियो में बात करेंगे हम SSC JEE की सैलरी के बारे में, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर की सैलरी के बारे में। तो SSC JEE की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो अप्रॉक्स 44,000 रुपीज़ पर मंथ की होती है, यानी कि लगभग 44,000 रुपये प्रति माह की हो सकती है। ये जो सैलरी है ये इन हैंड सैलरी है। ठीक है, एंड प्रमोशन एक्सपीरियंस के साथ सैलरी बढ़ जाती है। तो ये होता है सैलरी स्ट्रक्चर और ये थी डिटेल। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आप तक मोटिवेशन 05 की वीडियो सबसे पहले पहुंचती रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।